Hello everyone, welcome to Startup Academy. So I wish you all a very happy and prosperous, safe and environmental friendly Diwali to all of you. I think कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी and I just hope आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले. But with that I just expect कि आप लोग इस साल अपना ISS एग्जाम भी क्रैक कर पाएँ. These are my wishes and these are our wishes to you from Startup Academy. So let's begin with our lecture. We had already started with our series of idioms and phrases, and we are on the alphabet G. So let's continue with that. And in today's series, we will just be continuing with the alphabet G, as I've just told you, and we will go with the word GO, which refers to all the idioms today will be referring to word go. Okay? So let's begin with the first idiom, which says go bonkers. गो बॉन्कर्स का मतलब होता है कि एकदम से पागल हो जाना. यू हैव बिकम क्रेजी, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो. तो ऐसी ऐसी चीजों को बोलते हैं गो बॉन्कर्स. अब इसी को आप बोल सकते हो गो हेवायर, या फिर आप बोल सकते हो आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है यू हैव बिकम क्रेजी और यू हैव बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर आप कह लो गो नट्स. ठीक है, सो इन सब का मतलब हो गया क्या? इन सब का मतलब हो गया यू हैव बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, गो बॉन्कर्स, गो नट्स, गो हेवायर, इन सब का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल. या फिर आप कह सकते हो लूज योर माइंड, या फिर आप कह लो गो वाइल्ड. ठीक है, तो ये सब का मतलब आप कहोगे क्या? आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर आप कह लो फ्लिप आउट. फ्लिप आउट. ठीक है, तो एक बार सारे जो इडियम्स, जो सारा मीनिंग है ना, इन सब का मीनिंग दूसरे पेन से लिख देते हैं इस पेन से. ठीक है, वी कैन राइट इट एज आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है भाई, सो दैट वाज पिक. ठीक है, गो बॉन्कर्स कहोगे, गो नट्स कहोगे, गो हेवायर कहोगे, फ्लिप आउट कहोगे, लूज योर माइंड कहोगे, गो वाइल्ड कहोगे, सबका मतलब क्या होगा? सबका मतलब होगा आपका यू हैव बिकम क्रेजी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, और यू कैन से बिकम क्रेजी और क्रेजी. All right, so let's start framing its sentence. According to this, we can frame sentence like, we can say that the crowd went bonkers when the concert started. मतलब जो क्राउड था एकदम पागल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्रेजी हो गया. कब? जब कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ. आपने देखा होगा अभी तो शायद आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस कोरिया के जो जितने भी म्यूजिक बैंड्स हैं उन सबको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज है आजकल. सो ऑन दैट ऑल्सो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस. Another sentence what we can frame is, if my favorite team wins, I'll go haywire. ठीक है, तो इन सब में से आप कुछ भी यूज कर सकते थे. मैंने तो वेंट बॉन्कर्स का कर दिया और गो हेवायर का कर दिया. ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या? गो बॉन्कर्स, गो नट्स, गो हेवायर, फ्लिप आउट, लूज योर माइंड, गो वाइल्ड, इन सब का मतलब क्या होता है? यू हैव बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और यू हैव बिकम क्रेजी. ठीक है, तो इसी से या तो क्राउड जब पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड होता है, तो तब वो पागल हो जाता है, या फिर आपकी कोई फेवरेट टीम जीत जाती है. अभी तो शायद IPL का मुझे सेशन ज़्यादा पता नहीं है, तो जो भी टीम जीतती है हारती है, इफ़ यू आर इन द विनिंग टीम, तो समटाइम्स यू मे गो आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, जब आपको गुस्सा आता है तब भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो. सो दिस वॉज द फर्स्ट इडियम, जिसके अंदर बहुत सारे इडियम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इडियम, विच सेज गो
कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है टू जो भी आपकी कोई आदत होती है, अगर आप उस आदत को छोड़ना चाहते हो, एकदम से आपने छोड़ दिया, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते थे, तो आपने एकदम से यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया कि सोशल मीडिया इज़ यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, नॉट यूटिलाइजिंग, एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। तो इस वजह से यू हैव कह सकते हैं कि आपने एकदम से सोशल मीडिया छोड़ दिया। ठीक है, तो गो सोशल मीडिया, आई वाज सेइंग गो कोल्ड टर्की का मतलब हुआ कि यू आर क्विटिंग, टू क्विट एडिक्टिव हैबिट अब्रप्टली। अब्रप्टली मतलब अचानक से छोड़ दिया, बिना किसी बात के, कह सकते हैं कि अब्रप्ट नेचर है, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, एवं ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो गो कोल्ड टर्की का मतलब हुआ यू हैव क्विट योर हैबिट इधर अब्रप्टली और कह लो कंप्लीटली। ठीक है जी। तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फ्रेम करना चाहें तो हम एक सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं स्मोकिंग के ऊपर कर देते हैं। तो वी कैन से दैट ही वेंट कोल्ड टर्की and quit his habit of smoking cigarettes। तो बहुत अच्छी आदत है कि आपने ये जो बहुत गंदी आदत थी इसको छोड़ दिया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो she went cold turkey on social media when she realized that it was wasting her प्रेशियस टाइम। ठीक है, तो जब रियलाइज हुआ कि प्रेशियस टाइम तो वेस्ट हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी गंदी आदत को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, अपनी किसी भी एडिक्टिव आदत को छोड़ने का मतलब होता है यू आर गोइंग टर्की। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम, वी हैव गो डाउन like a lead balloon। इसका मतलब होता है कि टू बी received badly by audience। अब क्योंकि मैंने आपको मीनिंग बता दिया, तो इस मीनिंग से रिलेटेड आपको एक और इडियम याद आना चाहिए जो कि हमने पहले किया था। दिस इज द थर्ड इडियम। इससे पहले हमने एफ अल्फाबेट में किया था, जिसका मतलब था क्या, फॉल फ्लैट। जिस इडियम का मतलब बिल्कुल सेम था, इसी से रिलेटेड, टू बी रिसीव बैडली बाय ऑडियंस। और इसी से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा कि हमने इससे रिलेटेड एक जोक पर बात की थी। कौन से जोक पर, कॉमेडियन के जोक पर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने एक सेंटेंस बनाया था, फॉलिंग फ्लैट अमंग द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस लाफ ही नहीं करी थी, मतलब ऑडियंस हंसी ही नहीं थी उस जोक के ऊपर। तो वहीं से ये इसी का ये वाला इडियम एंड दिस इडियम आर सेम इन द मीनिंग। सो योर होमवर्क विल बी टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दिस इडियम। ठीक है, आप एक की जगह दो सेंटेंसेस फ्रेम कर लेना इसी इडियम के ऊपर, विच इज गो डाउन लाइक अ लेड बलून। अब लेड बलून सोचो, जो बलून्स होते हैं हीलियम के बलून्स होते हैं या नॉर्मल एयर वाले बलून्स होते हैं, दे कम लाइक दिस वेवी नेचर के साथ आते हैं, विच सीम्स यू कैन से हैप्पी और वी कैन से चीयरफुल, जॉयफुल, थोड़े अच्छे से लगते हैं। बट जो लेड बलून होगा इट मस्ट बी वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी सा होगा, तो इट विल बी कमिंग डाउन लाइक झटके से नीचे आएगा। अब क्योंकि झटके से नीचे आ रहा, तो झटका तो किसी को पसंद नहीं आता, तो फॉलिंग फ्लैट से आप याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, गो डाउन लाइक अ लेड बलून, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो भी बलून नीचे आ रहा है, अब उस बलून के अंदर हवा की जगह व्हाट इज देयर, लेड इज देयर। अब क्योंकि लेड है उस बलून के अंदर, तो क्या होगा,
झटके से नीचे आएगा, झटके किसी को पसंद नहीं आते, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, रिसीव बैडली बाय ऑडियंस। नीचे तो ऑडियंस बैठी है, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, अगर आपको कोई ट्रिक समझ में आती है तो आप कर सकते हो, वरना मेरी कहानी से भी आप याद कर लो। So this was the third idiom, which says go down like a lead balloon. Now we have the next idiom, which says go Dutch. अभी हम आपको लेकर गए थे टर्की, जहां पर आपने क्या किया था, अपनी गंदी आदत छोड़ी थी। अब हम आपको लेकर जाएंगे डच, जहां पर आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे। गंदी आदत तो छोड़ के आ चुके हो टर्की के अंदर, अब डच जाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड द कॉस्ट। मतलब जितना भी खर्चा पानी हुआ है आपने सब क्या कर दिया, यू हैव डिवाइडेड, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, गो डच बोलेंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट लेट्स गो डच ऑन डिनर टुनाइट। मतलब आपने डिसाइड किया है कि आप जाओगे कहाँ पर, डच जाओगे, नहीं, आप पैसे डिवाइड करोगे किसके, जो आज रात का डिनर है, पार्टी है, उसके पैसे डिवाइड करोगे। या फिर आप कह सकते हो वी ऑल अग्री टू गो डच ऑन मूवी टिकट्स, ठीक है। तो गो डच का मतलब हो गया क्या, आपने क्या करना है, कॉस्ट को डिवाइड करना है, डी फॉर डच एंड डी फॉर डिवाइड। इससे याद रखना, पहले हम टर्की गए, हमने गंदी आदत छोड़ी, फिर हम डच जा रहे हैं, वाई, बिकॉज हमें अच्छी आदत सीखनी है। अच्छी आदत क्या होती है, जितना खर्चा आया है उसका आधा आधा करना, ठीक है, तो वो एक अच्छी आदत है। तो गोइंग डच का मतलब हो गया यू आर डिवाइडिंग द कॉस्ट, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव फ्रेम्ड two sentences. Now let's move forward. We have the fifth idiom, which says go for a song. मतलब to be sold cheaply, बहुत ही सस्ते में बिक जाना जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। तो जैसे हम कह सकते हैं कि द टिकट्स वेंट फॉर अ सॉन्ग, the tickets went for a song because the concert was planned last minute। एक तो होता है कि आपने लास्ट मिनट प्लानिंग करी है तो सस्ते में बिक जाती है टिकट्स, क्योंकि यू वांट ऑडियंस टू कम। एक होता है कोई भी फ्लॉप सा एक्टर, सिंगर या फिर कुछ भी होता है, जिसके, कॉमेडियन भी कह सकते हो, जिसके जोक सच में फॉल फ्लैट हो जाए, तो उसके भी जो टिकट्स होते हैं दे गो फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं द फर्नीचर आई बॉट लास्ट मंथ वेंट फॉर अ सॉन्ग इन गैरेज से। जब आप सामान बेच रहे थे, अब क्योंकि दिवाली का टाइम था तो आपने नई नई चीज़ें खरीदी हो रही हो, अब नई चीज़ें खरीदी तो हैं, बट फॉर दैट ओल्ड थिंग्स हैव टू बी थ्रोन आउट। अब जब वो थ्रो आउट ऐसे हो नहीं सकता, सिंस यू हैव बॉट देम, तो उनको अच्छे से फेयरवेल भी देंगे, तो उसके लिए व्हाट हैव यू डन, यू आर सेलिंग देम इन द गैरेज सेल। तो उसी के लिए आई हैव फ्रेम सेंटेंस विच सेज दैट वेंट फॉर अ सॉन्ग, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीपली चली गई थी, ठीक है। तो गो फॉर अ सेल का मतलब हो गया टू बी सोल्ड cheaply. Now, moving on forward to the next idiom, we have the sixth idiom, which says go juggler. अब इससे से पहले एक और चीज, हाँ, सपोज करो फर्नीचर थोड़ा महंगा आया था, बट इन गैरेज से वो थोड़ा सस्ते में जाएगा, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि सोल्ड चीपली, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉर टू द नेक्स्ट idiom, which says it was go for juggler। गो फॉर जगलर का मतलब होता है यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन, टू क्रिटिसाइज
someone at his her vulnerable, एक तो वल्नरेबल पॉइंट पर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर आप अटैक कर रहे हो किसी भी वल्नरेबल पॉइंट पर, एंड दैट टू रूथलेसली। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, वल्नरेबल पॉइंट उसका अटैक कर रहे हो, तो इन सबको बोलेंगे आप टारगेट कर रहे हो किसी के वल्नरेबल पॉइंट को, तो आप टारगेट भी लिख लो। तो इसको क्या बोलेंगे कि किसी का वल्नरेबल पॉइंट है एंड आपने उसको पकड़ लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, शी वेंट फॉर जगलर, ऐसे लिख लो, डिबेट के दौरान, इन डिबेट शी वेंट फॉर जगलर फॉर हर ओपोनेंट्स इंटेग्रिटी। ठीक है, तो इन डिबेट शी वेंट फॉर जगलर फॉर हर ओपोनेंट्स इंटेग्रिटी, मतलब डिबेट में तो होता है कि एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या चीजें होती है आपको उसको क्वेश्चन आउट करना रहता है, बट उसने एक पॉइंट पकड़ लिया, उसका वल्नरेबल पॉइंट था, सपोज करो मुझे चीजें नहीं आ रही हैं, मैंने डिबेट में बोल दिया बट आई हैव नो पॉइंट टू प्रूव इट, तो उसके लिए द ओपोनेंट ने मेरी वो चीज देख ली है एंड शी इज क्वेश्चनिंग माई इंटेग्रिटी ऑन बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, तो वैसा इस सेंटेंस का मतलब है वेंट फॉर जगलर। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती है जगलर के लिए, अभी एक पॉलिटिशियन का सीन हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट few chips and we can say the pen drives were thrown, और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया था टू द ऑडियंस, टू द पब्लिक, कि देखो ये सब क्या क्या हो रहा है, एंड दैट वाज द मोलेस्टेशन केस, नॉट ओनली विद द सिंगल वुमेन बट विद सो मेनी पीपल, not people actually, the maids who were working in his house, I am not remembering his name, याद तो था कुछ, खैर जो भी। सो उसी से रिलेटेड हम एक ईडियम बना सकते हैं, मतलब पॉलिटिशियन के दौरान उस टाइम पर क्या था कि कह सकते हैं वोट्स के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वोट चाहिए और इसी टीम को जिताना है। आई गेस किसी साउथ की स्टेट का ही कोई केस था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप इनको वोट दे दो एंड ही विल बी रनिंग द स्टेट। अब क्योंकि वोट थे लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान पर, इट वाज टाइम ऑफ लोकसभा इलेक्शन, तो उस टाइम पर समवन द ओपोनेंट ऑब्वियसली he threw pen drives and the chips inside the houses of the people, so many pen drives were there, अब उनको फेंक दिया गया, उनको जब उनको पेन ड्राइव को खोलकर देखा गया, सो देयर वर सो मेनी वीडियोस किसकी, ऑफ द मोलेस्टेशन, वीडियोस ऑफ दैट गाय who was seeking vote from the public, the politician he was, actually the son of the politician he was, so he was seeking vote from the public, and in that video he was raping women like those who are working in his house or those who are maids and like that. Afterwards those maids came forward and they registered an FIR in the police. Up, I don't know the whole scene, but the thing is, my question is कि जब पहले सब हुआ था, गलत पहले हुआ था, so why are they coming after the revelation of the things? पहले आना चाहिए था ना। I don't know the whole thing. You can check it out. There are so many videos on YouTube, Facebook, and everything. And instead of searching for the worst things, the videos and the songs, you can search it out. I'm not saying don't search for a song. I do recommend you to search for a few songs so that you can remember these idioms. But do search for this video. It is important for you all to know because there are so many people who are seeing our videos from South as well. So they must be knowing it. They can relate with me right now. All right. So in order to frame sentence with the politician's term, what we can do is the politician's opponent went for jugular, revealing the past scandal. तो ये वाला जो सेंटेंस है ये उसी से रिलेट करके बनाया गया है। अगर नाम याद आ जाएगा तो आई विल टेल यू
वीडियो के एंड तक, बट आई डोंट थिंक याद आएगा अब तो है। सो वेंट फॉर अ जगलर इज द इडियम। अब तो ये भी याद हो गया होगा, इतनी लंबी स्टोरी सुना दी है, ये इसके साथ साथ एक सेंटेंस भी याद हो गया होगा। एंड यू नीड टू मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये PYQ में 2 बार आया है। ठीक है, सो गो फॉर जगलर का मतलब हो गया आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। एंड पॉलिटिशियंस ओपोनेंट वेंट फॉर अ जगलर, रिवीलिंग द पास्ट स्कैंडल, या फिर आप कह लो हाईलाइट भी कर दिया। हाईलाइट कैसे किया था उन्होंने, तो पेन ड्राइव्स के थ्रू किया था। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं। अब क्योंकि एक सर्टेन पीरियड होता है, उस सर्टेन पीरियड के बाद आप बोल नहीं सकते हो किसी के भी बारे में, किसी के भी खिलाफ। ये CAG डिसाइड करता है कि कब कैसे करना है, और या फिर EC इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड करता है। आपने पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ये सब, तो आप उसको लिख लो हाईलाइट, हाईलाइटिंग लिख लेना, हाईलाइटिंग द पास्ट स्कैंडल, ठीक है। तो ये हो गया आपका गो फॉर अ जगलर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says, seventh idiom for today is go down in flames। अब go down in flames का मतलब हो गया you have failed drastically। अब दिख ही रहा है कि आग में जल के राख हो जाना, तो मतलब failing drastically, तो fail drastically कह लो या फिर completely कह लो, ठीक है। So this refers to failing drastically or completely. In order to frame its sentence, what we can say is, we can say the project went down in flames due to lack of funding। मतलब प्रोजेक्ट जब लाया जाता है सामने, तो देखा जाता है कि क्या इसका प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी स्कीम्स अच्छे से काम करेंगे एंड ऑल। पर कुछ कुछ चीज़ें फंडिंग के बिना नहीं हो पाती हैं। तो अनटिल एंड अनलेस देयर वुड बी फंडिंग, आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट से बन गया, या फिर आप कह सकते हो क्या, कंपनीज reputation went down in flames after the scandal was revealed। ठीक है, तो जो कंपनी का स्कैंडल जब रिवील हुआ, तो उसकी रेप्यूटेशन क्या हो गई, जल के राख हो गई। वेंट डाउन इन फ्लेम्स मतलब आप कह लो जल के राख हो जाना, जल कर राख होना। आई बिलीव कि हिंदी में पढ़ना थोड़ा आसान रहता है, तो इस वजह से आई समवॉट डू लाइक दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says go off। इट गो ऑफ का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, या तो आप इसको गो ऑफ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो गिव अप ऑन द घोस्ट, या फिर आप कह सकते हो पैक इट अप, या फिर आप कह सकते हो कॉल इट अ डे, या फिर और क्या क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रैप अप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर गो ऑफ आए, गिव अप ऑन द घोस्ट आए, पैक इट अप आए, कॉल इट अ डे आए, रैप अप आए, तो इन सब का मतलब होगा आपका यू हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन समथिंग फॉर सम टाइम और फॉर एवर, कुछ भी, ठीक है। तो इन सब का मतलब हो गया, या फिर शट डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क होगा, क्योंकि हमने ये अभी कल नॉट कल, अभी रिसेंटली क्लास में किया है, तो इसी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया था। अब होमवर्क आपका रहेगा कि आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे 1+1, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज।
It says go bonkers, go nuts, go crazy, go haywire, out of control, lose your mind, कुछ भी, सबका मतलब क्या हो गया, पागल हो जाना। दूसरा, गो कोल्ड टर्की, हम टर्की क्यों जा रहे हैं, ताकि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। और हम डच क्यों जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ से डिवाइड करना सीख लें, अपनी कॉस्ट को डिवाइड करना सीख लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे पहले डच का इंसान किस पीरियड में आया था। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि जहांगीर के पीरियड में आया था, अकबर के पीरियड में आया था, बाबर के पीरियड में आया था, तो आपको बताना है किसके पीरियड में आया था। दीज आर नॉट दी ऑप्शंस दो। ठीक है, तो डच से सबसे पहले कौन आया था, और क्या डच था सबसे पहला वाला आउटर कंट्री जिससे सबसे पहले इंसान ने कदम रखा था इंडिया के अंदर, या फिर कोई और कंट्री थी, दैट यू विल हैव टू कमेंट डाउन। ठीक है जी। नाउ इट इज लाइक गो डाउन लाइक अ लेड बलून। अब क्योंकि बलून के अंदर हवा की जगह लेड भरी है, तो वो एकदम झटके से आएगा। अब चीजें झटके से आती है तो इसका मतलब अच्छे से रिसीव नहीं करेगी ऑडियंस, है ना, क्योंकि ऑडियंस को क्या पसंद है, ऊपर जाने वाली चीजें पसंद है, स्लोली स्लोली चीजें आने वाली पसंद है, झटके वाली चीजें नहीं पसंद। नेक्स्ट इज गो डच, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस। आपको बताना है डच से कौन आया था सबसे पहले, और क्या डच वो कंट्री थी जहाँ पर इंडिया में सबसे पहले बाहर से लोग आए थे, या कोई और भी स्टेट था। नेक्स्ट इज गो फॉर अ सॉन्ग, मतलब चीपली चला गया। ठीक है, देन इज गो फॉर जगलर, मतलब आप किसी पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, और इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया में इसकी वीडियो आपको चेकआउट करनी है कि इसकी वीडियो में है क्या। तो लिख लो वीडियो चेक आउट। ठीक है, देख करके यू कैन कॉमेंट दैट डाउन, वरना हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। देन इज गो डाउन इन फ्लेम्स, मतलब यू हैव फेल्ड टेरिबली, कंप्लीटली ड्रास्टिकली फेलियर जिसको बोलते हैं, दैट रेफर्स टू गोइंग डाउन इन फ्लेम्स। एंड देन वी हैव गो ऑफ, जिसका मतलब होता है यू हैव स्टॉप वर्किंग। इसके बहुत सारे रिलेटेड एडियम्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंड योर होमवर्क विल बी टू frame sentences. So this was all for today. Thank you for watching my video, and do like, share, subscribe to our channel, and happy Diwali to all of you.